Again, good evening, class. Good evening, sir. देखिए लास्ट टाइम हम लोगों ने डिसीजन ट्री को शुरुआत करने की कोशिश किया था। बेसिकली डिसीजन ट्री भी आपका डिसीजन टेबल जैसा ही होता है, लेकिन डिसीजन ट्री इज मच मोर इजियर देन डिसीजन टेबल। बेसिकली जब आप लोगों ने सी लैंग्वेज पढ़ रहे थे या पढ़ रहे हैं, तो वहां पे आप लोगों ने इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ा होगा, नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स, एल्स इफ, ये सब पढ़ा होगा। आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा बच्चों? यस सर। ठीक है, तो जब हम इफ एल्स के बारे में बात करते हैं, इफ एल्स में होता है क्या कि आपको कंडीशन दी हुई होती है, कंडीशन के बिहाफ पे अगर कोई एक्शन ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो सर्टेन एक्शन होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो सर्टेन एक्शन परफॉर्म होगा। तो वही काम हमें डिसीजन ट्री में भी करना है। डिसीजन ट्री बेसिकली है क्या, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, आपके नंबर ऑफ कंडीशंस को रिप्रेजेंट करता है, और साथ साथ उसी कंडीशन के साथ साथ हम उसके एक्शन को भी सीक्वेंशियली प्रेजेंट करते जाते हैं। ये एक मेथड होता है बेसिकली कंडीशंस और उसके साथ जो भी परमिसिबल एक्शंस होते हैं उनको शो ऑफ करने के लिए। अब ये ब्रांचेस के फॉर्म में होता है, मींस अगर हमने शुरुआत की एक कंडीशन दी, कंडीशन ट्रू होगा तो ये एक्शन होगा, कंडीशन फॉल्स होगा तो ये एक्शन होगा। मींस हम मैं आपको दिखा दे रहा हूं, नीचे इसके बना हुआ है एक डायग्राम के फॉर्म में। देखिए नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, एग्जांपल लेके चलते हैं। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन दो तरीके के हैं, कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है कि कैश ट्रांजैक्शन है। ठीक, अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो तो बैड क्रेडिट रिकॉर्ड होगा। अगर बैड क्रेडिट रिकॉर्ड है मींस क्रेडिट मतलब क्या होगा कि हमें उधार पे हमारी वैल्यू के हिसाब से क्रेडिट होती है। ठीक, अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं, कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, दो तरीके के ट्रांजैक्शन होंगे, एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन, एक कैश ट्रांजैक्शन। अब क्रेडिट ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं, आपकी गुड क्रेडिट, अच्छी क्रेडिट है मार्केट में, सॉरी बैड क्रेडिट है मार्केट में कि अच्छी क्रेडिट है। अगर बैड क्रेडिट होगी तो आपका ऑर्डर जो भी आप करने की कोशिश करेंगे मार्केट में वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अगर गुड क्रेडिट आपकी मार्केट में गुड क्रेडिट है तो आप जो भी ऑर्डर करेंगे तो वो ऑर्डर आपका एक्सेप्ट भी हो जाएगा। ठीक, ये चीज समझ में आई कि आप क्रेडिट बिहाफ पे दो चीजें हो सकती हैं, यस नो, क्रेडिट अच्छी है कि बैड है। अगर गुड है तो क्या एक्शन हो सकता है, बैड होगा तो क्या एक्शन होगा। अब नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन हम कैश टूवर्ड्स मूव करते हैं। अगर हमारा नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में कैश कर रहा हूं तो कैश ट्रांजैक्शन में भी देखो हमारा कैश सेल्स अमाउंट 100 से बड़ा है तो हमें 20% डिस्काउंट मिलेगा। 50 से 50 से बड़ा है और लेस देन छोटा है तो क्या क्या होगा, 10% डिस्काउंट मिलेगा। अगर सेल्स अमाउंट 50 से भी छोटा है तो नो डिस्काउंट, मींस हम यहाँ कैश कर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो ये छोटा सा एग्जांपल था, आपको दिखाने की कोशिश थी कि अगर हम डिसीजन ट्री लेने को, डिसीजन ट्री के फॉर्मेशन कर रहे हैं, कुछ ट्री फॉर्म जैसा कर रहे होंगे, तो हम डिसीजन कैसे परफॉर्म करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, एक हमारा कैश होगा, कैश हमारे कितने एक्शंस होंगे, उन एक्शन पे हम क्या रिएक्शन करेंगे, दैट्स इट। तो ये डिसीजन ट्री आपको समझ में आया क्लास, एग्जांपल समझ में आया? तो बस यही चीज है, डिसीजन ट्री का थ्योरी भी लिखा हुआ है। अब इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है एडवांटेज। इस एडवांटेज में आपका पहला पॉइंट है कि आप इसमें लॉजिकली इफ एल्स को आप रिप्रेजेंट करते हो। आपकी लॉजिक जो होगी वो डिपेंड करेगी नेस्टिंग ऑफ कंडीशंस और डिसीजन के बेसिस पे। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि आप आपको हेल्प होगा कि इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपको डिसीजन क्या लेना है। क्योंकि अगर मैं वर्बली बोल रहा हूं, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात करें, आप प्रोग्राम को, मैंने कहा कि एक प्रोग्राम पढ़िए, उसमें 10 इफ एल्स दिया हुआ है, तो उसके बिहाफ पे आप पढ़ बताइए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ट्रू हो रही है। तो आप शायद कंफ्यूज हो जाओगे, समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर ये उसी प्रॉब्लम को मैंने ग्राफिकल के फॉर्म में आपको दे दिया, हमने कहा इसमें बताओ कि कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है, तो आप खटाखट देख के बता दो कि ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, अगर ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। मींस हम अपनी प्रॉब्लम को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, डिसीजन के थ्रू, डिसीजन ट्री के थ्रू हम इजीली आइडेंटिफाई और एनालाइज कर सकते हैं किस लेवल पे कौन सा एक्शन या डिसीजन लिया जा रहा है। ठीक, डिसएडवांटेज में क्या होगा कि जितनी ज्यादा हमारा डिसएडवांटेज ये है कि अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो वहां पे हमारा डिसीजन ट्री को फॉर्मेशन करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और जैसे जैसे आपके डिसीजन ट्री में ब्रांचेस बढ़ती जाएंगी, आपका कंफ्यूजन बढ़ता जाएगा और आपका डिसीजन ट्री कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये आपका डिसएडवांटेज है डिसीजन ट्री का। इट्स ऑल अबाउट योर डिसीजन ट्री। नेक्स्ट हेडिंग आता है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, ये दो टॉपिक बहुत ही सिमिलर हैं, मिलते जुलते हैं। अब इनका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, जब भी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे होंगे,
प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे, तो वहां पे कुछ चीजें होती है। वहां पे कुछ चीजें क्या होती है, वहां पे दो चीजें होती है, एक फंक्शन होता है और एक डेटा होता है। इन दोनों चीजों को हम अलग अलग तरीके से हैंडल कर रहे होते हैं। अब उस हैंडलिंग के दौरान आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारा जो मेन फोकस है वो किस पे है। मींस हमारा कि हम कुछ भी कर रहे होंगे, हम उसमें ऑब्जेक्ट मान के कर रहे होंगे, हमारा कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, कोई ऑब्जेक्ट होगा। जैसे मैंने कहा कि क्लास में ये नोट्स इस बच्चे को दे दो, तो ऑब्जेक्टिव क्या है, नोट्स देना। किसको देना, उस बच्चे को, मींस उस बच्चे तक पहुंचना हमारा ऑब्जेक्टिव है। दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। देखिए इसमें लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, इट इज द प्रोसीजर ऑफ आइडेंटिफाइंग, ये एक तरीका है आइडेंटिफाई करने का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट को और डेवलप करने, किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का। ठीक, बेसिकली आप लोग के लेवल का है नहीं। अब अगले सेमेस्टर में आप C++ पढ़ोगे तभी चीजें आप क्लियर होंगी, फिर भी बताना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग के रेस्पेक्ट में ऐसे रियल आपको डायरेक्टली समझाएंगे क्लास बच्चे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है आप लोग को अभी लेवल पे समझना। फिर भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस बेसिकली रियल वर्ल्ड एंटिटी बेस्ड होता है। जैसे अभी हम लोगों ने डेटा फ्लो डायग्राम के बारे में पढ़ा, ये डेटा फ्लो डायग्राम बनाया था। उस डेटा फ्लो डायग्राम में एक एंटिटीज, एक टर्म आया था। जो एंटिटीज होती हैं वो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स होंगे। कोई टीचर होगा, कोई स्टूडेंट होगा, कोई सामान होगा, कोई ऑब्जेक्ट होगा, कुछ भी हो सकता है। तो आप कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, एनालिसिस करने जा रहे हैं, अपने सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने जा रहे हैं, जहां पे आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारे इस सॉफ्टवेयर में या प्रोग्रामिंग में या इंजीनियरिंग में बेसिकली रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट या रियल वर्ल्ड एंटिटीज है कौन कौन, जो हमारे सिस्टम से इंटरैक्ट कर रहे होंगे। और इंटरैक्शन के दौरान वो हमारे सिस्टम से कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, कौन सा डेटा ले रहे हैं, या कौन सा डेटा हमारे सिस्टम को दे रहे होंगे। तो दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस क्या हो गया कि जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर को बनाना या सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना। उस दौरान आप ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे होंगे कि आपके जो डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है उसमें वर्ल्ड एंटिटीज है जिनको, जो एक सिस्टम को से इंटरैक्ट कर रही है, कई सारे सिस्टम से इंटरैक्ट कर रही है, और इंटरैक्शन के दौरान वो कौन से फंक्शन परफॉर्म कर रही है, सिस्टम से कौन से डेटा ले रही है और डेटा दे रही है। दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। देखिए इसमें लिखा भी हुआ है, द प्राइमरी टास्क इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस आर, सबसे पहला होता है कि ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना। दूसरा क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजिंग द ऑब्जेक्ट्स बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट मॉडल डायग्राम। हम ऑब्जेक्ट मॉडलिंग डायग्राम होता है, ये आप लोग नेक्स्ट कमिंग सेमेस्टर्स में पढ़ोगे। डिफाइनिंग द इंटरनल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट, ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करना। अब मान लीजिए कि मैं या आप, वी स्टूडेंट्स और टीचर बोथ आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए क्लास। हम लोग क्या है, क्लास के ऑब्जेक्ट्स है। अब जब ऑब्जेक्ट्स होंगे तो जाहिर सी बात है हमारे कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं हमारे या आपके, मैं स्टूडेंट्स एट्रीब्यूट्स की बात करता हूँ। स्टूडेंट्स का नेम एट्रीब्यूट है, स्टूडेंट्स का एज एट्रीब्यूट होता है, स्टूडेंट किस क्लास में वो उसका एट्रीब्यूट है, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर एट्रीब्यूट है, स्टूडेंट का जेंडर एट्रीब्यूट है, स्टूडेंट का एड्रेस एट्रीब्यूट है। दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट लाइक स्टूडेंट। फोर्थ पॉइंट, डिफाइनिंग द बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट। बिहेवियर मतलब कि वो क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकता है। बिहेवियर मतलब ये होगा कि वो क्या क्या कर सकता है। स्टूडेंट्स पढ़ता है, स्टूडेंट एग्जाम देता है, स्टूडेंट्स नोट्स बनाता है, स्टूडेंट्स नोट्स सबमिट करता है, और बहुत सारी चीजें। ठीक, जो ये उसका बिहेवियर हो गया, ये उसका एक्शन हो गया जो स्टूडेंट्स परफॉर्म करता है। लास्ट पॉइंट कह रहा है, डिस्क्राइबिंग हाउ द ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट। अभी मैंने बोला ना कि ऑब्जेक्ट एनालिसिस में होता क्या है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के दौरान एक सिस्टम के अंदर कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं और वो आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं, दैट इज डिस्क्राइबिंग हाउ द ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट। दिस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में बेसिकली होता क्या है कि आप
अपने ऑब्जेक्ट्स को किसी मॉडल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हो। क्या करते हो? अपने मॉडल के थ्रू। मॉडल मतलब समझते हैं क्या होता है? मॉडल मतलब होता है एक खाका, एक नमूना। जब भी आप मार्केट पे जाते हो तो मार्केट में आप मान लीजिए फर्नीचर की शॉप पे जाते हो तो आपको वहां पे बने बनाए फर्नीचर्स रखे होते हैं, मिलते हैं, वो आपके मॉडल्स होते हैं। आप अपने घर पे अपनी एक रिक्वायरमेंट को सोच के जाते हो कि मैं एक बेड लेने जा रहा हूँ, सोफा लेने जा रहा हूँ, मेरा सोफा ऐसा ऐसा होगा। लेकिन जब आप दुकान में पहुंचते हो तो वहां पे नंबर ऑफ मॉडल्स आपको बने बनाए मिल रहे होते हैं। तो आप जो सोच के जाते हो अपने डिजाइन को, अपनी एनालिसिस को, अपनी सोच को, वहां पे दुकान में पहुंच के रखे हुए मॉडल्स, रखे हुए डिजाइन से इंटरेक्ट करके फैमिलियर होते हो या कंपेयर करते हो, और कंपैरिजन के बाद उस मॉडल में अपने जो रिक्वायरमेंट है उसको सर्च आउट करने की कोशिश कर रहे हो कि जो भी अवेलेबल मॉडल्स है क्या वो आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के बारे में बात करते हो तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का डिजाइन, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का डिजाइन बनाने की कोशिश करते हो तो वो करता क्या है? करता क्या है कि आप किसी क्लास में है, मान लिया कि बेसिकली जो क्लास होता है ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, ठीक। अब ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? रियल वर्ल्ड एंटिटीज होती है। तो पहला पॉइंट कह रहा है रीस्ट्रक्चरिंग द क्लास डेटा इफ नेसेसरी। अब नंबर ऑफ जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो किसी भी क्लास को बनाने के लिए यूज में लाया जाता है। जैसे आप सभी बच्चे हो तो ऑब्जेक्ट्स, आप लोग को मैं ऑब्जेक्ट्स कह रहा हूँ, ऑब्जेक्ट्स होते हो। अगर स्टूडेंट्स नहीं होंगे तो कोई क्लास नहीं होगी। अगर मैं आपकी क्लास की स्ट्रेंथ 60 है, अगर 5 स्टूडेंट्स होंगे, 5 ऑब्जेक्ट्स होंगे तो क्लास को मैं स्ट्रक्चर नहीं कर पाऊंगा, मैं क्लास को नहीं पढ़ा पाऊंगा। दिस इज रीस्ट्रक्चरिंग द क्लास डेटा। Sorry. Second point, implementation of method, that is internal data structures and algorithm. हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बेसिस पे क्या करेंगे? हम किसी भी क्लास के इंटरनल एक्टिविटीज और उसमें होने वाले एक्शंस को डिजाइन कर सकते हैं कि अगर मेरे क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं तो मैं उनको ऐसे सेटिंग प्लान करूंगा, ऐसे एग्जाम कराऊंगा। अगर मेरे पास किसी क्लास में 2 ही स्टूडेंट्स हैं तो मैं अपना सेमिनार हॉल में एग्जाम ना करा के मैं अपने कैबिन में करा लूंगा। तो दिस इज इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम। इंप्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे, अगर उनको डिजाइनिंग ऑब्जेक्ट्स का डिजाइन करने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है इफ वी हैव ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास होंगे तो हम क्या करेंगे? उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मैं आपके सेमिनार हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचता हूं एग्जाम के दौरान, तो जैसे मैं दरवाजे से बाहर निकलता हूं तो आप सब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, और जैसे मैं इन ऑफ क्लास होता हूं सेमिनार हॉल तो आप अंडर कंट्रोल हो जाते हैं। This is implementation of control. And last one is estimation, implementation of association. Implementation of association का मतलब ये होता है कि आपस में जुड़ाव, ऑब्जेक्ट्स का आपस में कोऑर्डिनेशन, ठीक। दिस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। नेक्स्ट हेडिंग है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन मतलब समझते हैं क्या होता है? व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ एस्टिमेशन? एस्टिमेट, एस्टिमेशन मतलब कोई बताएगा? अंदाजा लगाना। एग्जैक्टली, एस्टिमेशन मतलब होता है अंदाजा लगाना, पूर्वानुमान हम कह सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन कह सकते हैं। मींस हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि बिफोर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन किसी भी चीजों का हम कॉस्ट के फॉर्म में बात करें तो क्या हमारा कॉस्ट आएगा। मींस अगर आप मकान बनाने की कोशिश कर रहे हो, मकान बनवाना चाहते हो तो आप बनवाने से पहले उसको एस्टिमेट लेते हो इंजीनियर से, लेबरों से, ठेकेदारों से कि भाई मैं ये अपने मकान में फैसिलिटीज चाहता हूँ, इतने बाय इतने का मकान बनवाना है तो क्या लगभग दाम आएगा। तो एस्टिमेशन भी कई तरीके का हो सकता है। आपका वो कॉस्ट एस्टिमेशन हो सकता है, टाइम एस्टिमेशन हो सकता है, लेबर एस्टिमेशन हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स के एस्टिमेशन हो सकते हैं। अब वो एस्टिमेट आप किसी भी चीज को करते कैसे हो? अब अगर आप बहुत समझदार हो, बहुत होशियार हो, बहुत एक्सपीरियंस पर्सन हो तो आप अपने प्रेजेंट डेटा या पास्ट एक्सपीरियंसेस के हिसाब से, पास्ट डेटा के हिसाब से आप एस्टिमेट कर सकते हो। मान लीजिए आपने आपके घर में कोई शादी हो चुकी है और दोबारा कोई शादी पड़ने जा रही है तो अब आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं भाई किसी शादी में कितना पैसा लगता है, क्योंकि आपके पास पास्ट डेटा है, पास्ट एक्सपीरियंस है। आपकी पिछली शादी में कितना खर्चा हुआ था और किस तरीके से खर्चे होते हैं उसका एक्सपीरियंस, आप उसके हिसाब से एस्टिमेट कर सकते हो कि जो नेक्स्ट शादी आपके घर में पड़ रही है उसमें कितना खर्च, कितना एस्टिमेट बैठेगा। ठीक, आप एस्टिमेशन अवेलेबल डॉक्यूमेंट या नॉलेज के हिसाब कर सकते हो। आपके पास कुछ पेपर्स अवेलेबल है, जैसे हम एग्जाम के कोई क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं,
सेकेंड सेशनल में। तो आपके पास फर्स्ट सेशनल का मेरे सब्जेक्ट का पेपर है, तो आप उसके हिसाब से एस्टिमेट कर सकते हो कि नवीन सर इस तरह के पेपर बनाते हैं, ऐसे तरह के क्वेश्चंस देते हैं, तो सेकंड सेशनल में भी वो आप नवीन सर ऐसे क्वेश्चंस पेपर में दे सकते हैं। वो कैसे हुआ? अवेलेबल डॉक्यूमेंट और नॉलेज, क्योंकि आपके पास अवेलेबल क्वेश्चन पेपर था फर्स्ट सेशनल का, तो उसके बेसिस पे आप एस्टिमेट कर सकते हो। थर्ड हेडिंग है एस्टिमेशन का assumptions। आप मान सकते हो कि इतना खर्चा आएगा। फोर्थ क्या होता है? आइडेंटिफाइड रिस्क। आप रिस्क को पहले फाइंड आउट करते हैं, भाई मैं ये काम करने जा रहा हूं, ये रिस्क आएगा, तो इस रिस्क के बेस पे मेरा कितना खर्चा आ सकता है। जैसे आपको इलाहाबाद से बनारस जाना है, इलाहाबाद से बनारस जाने पे आप मान के चलते हो कि आपका 2.5 लीटर पेट्रोल लग जाएगा, लमसम 2.5 लीटर। अगर नॉर्मल बाइक से, मेरी जैसी खटपटिया हीरो होंडा बाइक से जा रहे होंगे, नॉर्मल स्प्लेंडर प्लस से, तो आपका 2.5 लीटर बाइक तेल में आप आराम से बनारस पहुंच जाओगे। बट उसमें बहुत सारे रिस्क भी इन्वॉल्व होते हैं, उन रिस्क को भी इन्वॉल्व करके गाड़ी पंचर हो गई, कुछ और दिक्कत आ गई, तो कितना खर्चा आया, तो उन चीजों को भी एस्टिमेट करते हो आप ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफाइड रिस्क। ठीक, अब रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी सॉफ्टवेयर के को आप बना रहे हो, तो आपके पास ये सॉफ्टवेयर बनाना है, तो 4 स्टेप्स होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को एस्टिमेट करने के। सबसे पहला होता है साइज ऑफ द डेवलपमेंट प्रोडक्ट। आप कितना बड़ा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हो, उसके साइज के हिसाब से अपने सॉफ्टवेयर की कॉस्ट को एस्टिमेट करते हो। आपको एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, मींस कितने घंटे आदमी काम करेगा, कितने महीने काम करेगा, कितने लोग काम करेंगे, भाई उनको भी सैलरी या वेजेस देना होगा, उसके हिसाब से भी अपने सॉफ्टवेयर की कॉस्ट को एस्टिमेट करते हो। कितने दिन काम करेंगे, मींस कैलेंडर मंथ्स, भाई एक महीने में 4-5 संडे होता है, वो सब सैटरडे संडे लीव्स वेकेशन सबको काउंट करके भी आप कॉस्ट को एस्टिमेट करते हो। और कितनी करेंसी मतलब हम कस्टमर से बताएंगे, भाई इतना हम आपके प्रोजेक्ट बनाने में इतना पैसा लगेगा, कस्टमर कहेगा नहीं इतना नहीं, इतने में होगा, मींस एग्रीड। हम जैसे आप शॉपिंग करने जाते हो, तो दुकानदार आपको बताता है कि नहीं ये प्रोडक्ट 100 रुपए का है, वो आपको देख के बोलता है 100 रुपए, लेकिन आप जानते हो नहीं ये प्रोडक्ट हमको 80 रुपए में दे देगा। ये मतलब समझ में आ जाता है माइंडसेट के सामने वाले का, क्योंकि जो मार्केट प्राइस चल रही होती है, अगर वो उसका थोड़ा सा भी आइडिया हमारे माइंड में है, तो उसके बेसिस पे हम अपने सामने वाले को कन्विंस कर सकते हैं, एग्री कर सकते हैं। ठीक, दिस इज कॉल्ड एस्टिमेट द प्रोजेक्ट कॉस्ट इन एग्रीड करेंसी, दिस इज कॉल्ड एस्टिमेशन। नेक्स्ट हेडिंग है सॉफ्टवेयर डिजाइन फॉर मेंटेनेबिलिटी। सॉफ्टवेयर डिजाइन फॉर मेंटेनेबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी मतलब पता है क्या होता है? मेंटेनेबिलिटी मतलब होता है किसी भी बने बनाए सॉफ्टवेयर को या सॉफ्टवेयर के पार्ट्स को या कंपोनेंट्स को रिप्लेस करना, उसको मेंटेन करना, उसको रीडिजाइन करना, रीस्ट्रक्चर करना ही क्या कहलाता है? मेंटेनेबिलिटी। मान लिया कि आपके पास एक मोबाइल फोन है, अब उस मोबाइल फोन में आपने टाइम टू टाइम अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहते हो, उसमें रिचार्ज कराते रहते हो, जो आपके मोबाइल में बग्स आ रहे हैं, आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाल रखा है, उसके थ्रू भी मतलब वायरसेस आपके मोबाइल में अटैक ना कर सके, तो वो वायरसेस के लिए आप क्या करते हो? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डालते हो, तो जो आपके मोबाइल को या मोबाइल के अंदर रखे हुए सॉफ्टवेयर को मेंटेन करते हैं। एज वेल एज टाइम पासेस, अगर आपके मोबाइल में कुछ और नीड पड़ती है, तो उसमें आप कवर लगवाते हो और मोबाइल के ऊपर जो स्क्रीन गार्ड लगवाते हो। दीज आर अंडर द हेडिंग ऑफ मेंटेनेबिलिटी। वही हमारा सॉफ्टवेयर डिजाइन में भी होता है कि मान लिया मैंने आज सॉफ्टवेयर बनवाया, साल भर बाद मुझे लगता है कि अपने सॉफ्टवेयर में कुछ एक आध दो चीजें और ऐड करवानी चाहिए। जैसे मान लिया अभी जैसे प्रीवियस 10 साल पहले के जो सॉफ्टवेयर थे, समय जीएसटी सीएसटी नहीं था, अब जो सॉफ्टवेयर आ रहे हैं या पहले के सॉफ्टवेयर जो बने बनाए हैं वो मेंटेन हो रहे हैं, उसमें नए फीचर्स ऐड ऑन किए जा रहे हैं, सीएसटी जीएसटी को ऐड किया जा रहा है। दिस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर डिजाइन फॉर मेंटेनेबिलिटी। कुछ मेंटेनेबिलिटी कुछ जनरल रूल्स दिए हुए, ये थियोरेटिकल है, इनको आप लोग पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा, कुछ नया नहीं है। ठीक, कैसे करते हैं? तो दिस कंप्लीट्स योर इन माय साइट्स यूनिट 5 क्लास। समझ में आया कुछ? हेलो क्लास? जी सर, जी सर। तो क्या वो सबको सदमा लग गया क्या इस तरह से मैंने आज पढ़ा दिया बिना पावर पॉइंट स्लाइड्स के? सर कुछ ऐसा ही है सर। अब क्या करें? अब जब मैंने आप लोग की सेशनल कॉपीज देखी है, इतना लिखाने पढ़ाने के बावजूद 2 नंबर 1 नंबर 2.5 नंबर, मेरा पढ़ाने की इच्छा नहीं हुई। खूब प्यार से खूब लिखाया, छपाया, पढ़ाया, मैंने खूब मेहनत की, उसके बावजूद जब आप लोगों के साइड से कोई एफर्ट नहीं है, तो मैं क्यों एफर्ट करूं? तो दैट्स ये मैंने भी यही तरीका अपनाया है। जब आपको पढ़ना नहीं है तो मुझे पढ़ाने का कोई शौक नहीं है। युगेंद्र आपके लिए नहीं, ये पूरी क्लास के लिए मैसेज था। हाँ सर, हाँ समझ गए थे।
ना, क्योंकि मुझे बहुत दुख हुआ अभी। मैं अगर आपके नंबर बताऊं, मैं अभी नहीं बताऊंगा, जिस दिन आप लोगों का सेशनल होगा पूरी क्लास के सामने सबके नंबर बताऊंगा, तब मुझे अच्छा लगेगा कि इतनी मेहनत करने के बाद आपने उस मेहनत का क्या परिणाम दिया। तो एट लास्ट मुझको यही समझ में आया कि मेहनत टीचर को नहीं, मेहनत बच्चों से करवानी चाहिए और बच्चों को करनी चाहिए, उन्हीं का फायदा होता है। मैं क्या करूंगा मेहनत करके, तो इसलिए इस बार मेहनत मैंने भी थोड़ी कम करी है। चलिए असाइनमेंट में क्वेश्चन लिखिए। सब लोग लिख लीजिए क्वेश्चंस फॉर एन असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 1। सर असाइनमेंट कब सबमिट करेंगे? क्वेश्चन अभी तो लिखिए, आगे मैं सबमिट बताऊंगा। क्वेश्चन लिखिए, आगे मैं बताऊंगा कि असाइनमेंट कॉपी मेरे पास है तो कहां लिखना है, कैसे करना है, ठीक है? यस सर। हाँ, क्वेश्चन लिखिए। व्हाट इज resolution of data access? What is resolution of data access conflicts? What is resolution of data access conflicts? हो गया ये क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, describe workload analysis. Describe workload analysis of system design specification. System design specifications. हो गया क्वेश्चन नंबर 2। जी सर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3। what is creating systems? What is creating systems? What is creating systems with acceptable response times? With acceptable response times. कितने क्वेश्चन हो गए? सर 3। 3। अच्छा, 3 अच्छा फिगर नहीं है, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए ना। 3 तिगाड़ा मतलब काम बिगाड़ा। एक क्वेश्चन और दे दें क्या? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर 3 नंबर। 3 नंबर अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो दे दीजिए चलो एक फिर क्वेश्चन आप। और लिखो। explain completeness of decision tables. Explain completeness of decision tables. Explain completeness of decision table. लिख लिया भाई? जी सर हो गया। सर फर्स्ट वाला क्या था? व्हाट इज रिजोल्यूशन ऑफ डेटा? डेटा एक्सेस, शायद कुछ ऐसा ही था। ओके सर। एक्सेस डेटा लिखा है। एक्सेस यस सर। कॉन्फ्लिक्ट्स। व्हाट इज रिजोल्यूशन ऑफ डेटा एक्सेस कॉन्फ्लिक्ट्स? 4 क्वेश्चन हो गए भाई सबके। लड़ाई झगड़ा वाला कॉन्फ्लिक्ट। हाँ वही कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि अगर आप डेटा एक्सेस कर ओके रहे होते हो तो उसमें कॉन्फ्लिक्शन भी होता है। एक साथ कई सारे डेटा एक्सेस करोगे तो भाई कौन सा डेटा पहले एक्सेस होगा, दिस इज प्रॉब्लम। यस तो सर। दिस कंप्लीट्स योर यूनिट 5। अभी किसी को कुछ पूछना है? हाँ सर आपने बताना था कि कब जमा करना है, कैसे जमा करना है, कहाँ लिखेंगे अच्छा, हाँ हाँ, असाइनमेंट। सही बात है, सही बात, मुझे बताना चाहिए। 1 मिनट बता रहे हैं। तो एग्जाम में आप लोग का एग्जाम कब से है भाई? सब परसों से सर। परसों से। बिजनेस यूनिट तो मेरे ख्याल सिस्टम सबसे लास्ट में होता है ना। जी सर। 106 कोड है, तो पढ़ लिया होगा। यूनिट 4 तो पूरी पढ़ ही लिए होंगे, यस सर। है ना? तो इस बार आप क्योंकि 1 से 3 तक तो अभी आपने एग्जाम दिया है, तो मैं सोच रहा हूं कि सेकंड सेशन में यूनिट 1 to 5 दे दूं। क्या कहते हैं? अरे सर ऐसा मत करिए सर। नो सर।
अरे अरे अभी तुम लोगों ने पढ़ के रखा है ना, फर्स्ट से लेके थर्ड यूनिट तक तुम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हो। सर आप सिचुएशन ज्यादा अच्छे समझ रहे होंगे सर, आपके पास आंसर शीट्स रखी हुई है। मेरे पास मेरे घर पे मेरे बगल में रखी हुई है, मैं डिस्कस करूं क्या अभी? नहीं 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 सर, नहीं सर, नहीं सर। तो मेरे ख्याल से तो सेशनल के लिए आप लोग यूनिट 4 और यूनिट 5 पढ़िएगा, ठीक है? जी सर। कोई दिक्कत तो नहीं आई किसी को? सर आपके रहते हुए ऐसा दिक्कत कैसी हो सकती है सर? यूनिट 5 का नोट्स खुद बनाइएगा अपने आप, है? ठीक है? सर नोट्स भेज दीजिए। सर एग्जाम है सर। तो क्या करें हम, एग्जाम है तो मेरा एग्जाम थोड़ी ना आपका एग्जाम है। ये भेज दिए हैं नोट्स, मिल गया सर सबको? मैथ्स और बाकी सब पढ़ने में चला थैंक यू जाता सर। है। थैंक अरे भैया नोट्स भेज दिए थैंक यू सर। ग्रुप में। हाँ ठीक है, तो ये 5th यूनिट का नोट्स भेज दिए। सेकंड सेमेस्टर में आपको यूनिट 4 यूनिट 5 आएगा। अब कोई चिल्लपो नहीं करेगा कि सर मेरे पास नोट्स नहीं है, आपने नहीं पढ़ाया, लिखा दिया, पढ़ा दिया, समझा दिया। अब अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है? एक चीज और है कि जो असाइनमेंट मैंने दिया है, आपकी जो थ्योरी कॉपी है ना, आप लोगों ने जहां नोट्स बनाया है, नोट्स लिख रखा है ना मेरे, उस नोट्स कॉपी में ही जी सर। असाइनमेंट, उस नोट्स कॉपी में ही आप पीछे असाइनमेंट लिख लीजिएगा, ओके सर। ठीक है? हाँ सर, हो जाएगा सर। किसी कोई डाउट तो नहीं है अभी? हाँ सर, सबमिट कब करना है ये भी बताइए ना सर आप तो। अरे कर लो, जिस दिन 106 का पेपर होगा उस दिन कॉपी लेके तो आओगे ना नोट्स कॉपी पढ़ने के लिए, सर 12 से 1 के बीच में। तो 12 से 1 के बीच में सबका चेक कर लूंगा, ठीक है? सर टाइम दे देते सर थोड़ा सा, 1-2 दिन और। अरे एग्जाम के लिए तो पढ़ोगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे ही ना, हाँ सर। ठीक है? आप अपनी नोट्स कॉपी में ये क्वेश्चंस कर लीजिएगा। यूनिट 4 यूनिट 5 आपके सेशनल में आएगी। अब कोई मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप करके नहीं पूछेगा कि सर कौन कौन सी यूनिट एग्जाम में आ रही है, कुछ क्वेश्चंस बता दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट बता दीजिए। पूरा 4 और 5 पढ़ लीजिएगा। दूसरी चीज और कि अगर जिस तरह से आप लोगों ने सेशनल 1 में किया है, लिखा है, रिस्पॉन्स दिया है, ऐसा ही लिखेंगे तो 101% मेरे से रिटर्न ले लीजिए। मेरी शब्दों गांठ बांध लीजिएगा कि आप लोग की बैक लग जाएगी, बैक लगेगी। इतना गंदा रिस्पॉन्स आप लोग का क्लास का, इतना इतना मैंने लिखाया पढ़ाया और आंसर केवल 2-2 लाइन का, 1 लाइन, 2.5 लाइन। मसाला लिखने के लिए तो खूब लोगों ने पीपीटी तैयार कर रखी है, खुद से नोट्स बना रखे हैं, और जब आंसर एग्जाम में देना हुआ तो मतलब एकदम टाइट टाइट ठिस हो गए हैं, ठीक है? और किसी कुछ पूछना है? चलिए, इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे, थैंक यू। थैंक यू सर। शुभ रात्रि सर।